सेना, जिसमें वायुसेना, जल सेना, थल सेना तीनों शामिल हैं। जी। और क्योंकि हमारे चार्टर के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो देश आज़ाद होने के समय की पूरी हिस्ट्री आपको पता है कि कैसे सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़ा था। जी। तो हमारा रोल उस समय और आज बहुत फ़र्क हो गया है। जी। जैसे आपने बताया कि बॉर्डर गार्डिंग के लिए बीएसएफ बनी, जी। बीएसएफ के बाद में आईटीबीपी बनी, आईटीबीपी के बाद में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी बनी। जी। कौन सी ऐसी सरकार है जी। जिसने इनको डिसबैंड करने की सोची? ये तो बड़ी बड़ी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर उसको कोई छू नहीं रहा। जी। इस देश में जी। न्याय प्रणाली की व्यवस्था है, जी। कानून की व्यवस्था है। जी। कन्फ्लिक्ट में लोग कहाँ जाते हैं? वहीं जाएंगे। वहीं जाएंगे। तो गए हैं ना। लेकिन एक सेकेंड, रुकिए रुकिए रुकिए, गए हैं ना। जी। गए हैं ना। जी। और जो न्याय प्रणाली ने हाँ। आदेश किया उसका पालन हो रहा है। तो कोई भी रेड कर जाती है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे एनआईए है, जी। वो रेड के लिए जाती है तो लीगल मैंडेट के साथ जाती है। जी। उनको हाँ, पूछताछ ठीक के है, लिए पूछताछ सीबीआई के लिए। पूछताछ करना चाहती हाँ, थी, ठीक है। और बंगले में नहीं घुसने पाई कोई बात नहीं, कमिश्नर के। बंगले में नहीं घुसने पाई, हाँ। दूसरी बार गई। जी। फिजिकल पैरामीटर्स डेफिनेटली होते हैं। जी। जैसे आईपीएस के लिए कोई फिजिकल पैरामीटर नहीं, यहाँ फिजिकल पैरामीटर्स हैं। अब क्योंकि मैंडेट, जी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो मैंडेट दिया हुआ है, जी। ठीक है, बॉर्डर गार्डिंग में कि बीएसएफ के लिए पर्टिकुलर बॉर्डर, क्यों? उस समय की आवश्यकता थी, दंगे बहुत हो रहे थे, तो एक दंगा स्पेशल फोर्स चाहिए थी। आपने नमस्कार साथियों, हमारे साथ एक बार फिर हमारे सबके प्रिय सतपाल रावत जी हैं, जो सीआरपीएफ के आईजी रहे हैं, अभी हाल में ही रिटायर हुए हैं। और सबसे ख़ास बात ये होता है कि जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, शायद हमारे काम के ज़्यादा होते हैं, कम से कम वो बोल सकते हैं अपने मन की बात। फाइलें इनकी क्लासिफाइड होती है बहुत ज़्यादा, ये मन की बात भी नहीं बोल पाएंगे अभी, लेकिन जो पद पे है उससे तो ज़्यादा बोल ही पाएंगे। तो मैं एक इंग्लैंड की महारानी, महाराजा जो होते थे, उस समय जब बना ये पुलिस बल, उस समय महारानी थी और महारानी का मुकुट होता था। उस मुकुट को उठाने के लिए, उस मुकुट की शासन और सत्ता को चलाने के लिए क्राउन रिजर्व फोर्स या पुलिस का गठन हुआ, जो कालांतर में सीआरपीएफ बनी। तो 1839 से ये कहानी शुरू हुई। सबसे मूल प्रश्न ये होता है, जब मिलिट्री होती है और पुलिस होती है तो पैरा मिलिट्री फोर्स क्या होती है? तो आईजी साहब, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही। बहुत अच्छा। अभी मैं थोड़ा सा फैक्चुअल करेक्शन अगर कर लूँ तो वो बेहतर रहेगा। 1939, 27 जुलाई 1939 टू बी प्रिसाइज, इस फोर्स का गठन हुआ था और नाम इसका था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। जी। अब हम दूसरी बात पे आते हैं आपकी, जो आपका मूल प्रश्न है। जी। देखिए, आपने बोला मिलिट्री पुलिस, बिल्कुल सही है। एक एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए, जी। जो कि देश की सेना, जिसमें वायुसेना, जल सेना, थल सेना तीनों शामिल हैं। जी। और क्योंकि हमारे चार्टर के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। जी। और स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए जो आपने बोला कि पुलिस, जी। ठीक है। अब आपका सवाल ये था कि फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, इसकी आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जी। जब क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस थी
और देश आज़ाद हुआ। जी तो देश आज़ाद होने के समय की पूरी हिस्ट्री आपको पता है कि कैसे सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़ा था। जी तो रियासतों को जोड़ने की कार्रवाई में जी इसकी भूमिका बहुत अहम रही अहम थी। थी। पैरेलल टू मिलिट्री। पैरेलल टू मिलिट्री, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उस समय पे स्टेट सब्जेक्ट या सेंटर का इस तरह से फेडरल नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं बन जी, पाया था, जी। तो उस तरह से और सरदार पटेल की ये दूर की सोच थी जी कि हमारे पास केंद्र में ऐसा बल होना चाहिए जी जो किसी भी संकट से निपटने में निपुण रहे, जी। कामयाब रहे, क्योंकि एक लिमिटेशंस होती हैं और जब भी टकराव की स्थिति होती है जी तो उस समय पे जी ये लाजमी हो जाता है कि एक ऐसा बल हो जो सेंट्रल के पास सेंटर भी। के पास में हो। तो पुलिस की जो मूलतः अगर आप देखेंगे जी ड्यूटीज़ जो हैं उससे इसकी ड्यूटीज़ बहुत अलग थी। अलग है, लेकिन जो थी आरोप से लगता नहीं है नहीं, मैं थी से शुरू कर रहा जी। हूँ। थोड़ा वर्ड शब्द जो है, थी का मतलब, जब देश आज़ाद हुआ था जी हमारे पास कोई ऐसी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स नहीं थी जी जो हमारे बॉर्डर्स को गार्ड कर सके। जी सीआरपीएफ ऐसी पहली फोर्स बनी जी। जो बॉर्डर्स पे डिप्लॉय हुई। बाद में भी ऐसे बाद में बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, उसके जी। बाद में 3 फोर्सेस और आई। ठीक है, जी। आप देखेंगे अगर, बेसिकली मदर पैरामिलिट्री फोर्स तो सीआरपीएफ ही है। जी बिल्कुल, आप देखेंगे 2 अक्टूबर को पुलिस शहीदी दिवस मनाया जाता है। जी तो पुलिस शहीदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चाइना का जो एग्रेशन हुआ था पहला जी हॉट स्प्रिंग में, जी लद्दाख में, जी उसमें जो पहले जवान शहीद हुए थे, जानते हैं कौन थे? वो सीआरपी थी। जी 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 ठीक है, तो हमारा रोल उस समय और जी। आज बहुत फ़र्क हो गया है। जी जैसे आपने बताया कि बॉर्डर गार्डिंग के लिए बीएसएफ बनी, जी बीएसएफ के बाद में आईटीबीपी बनी, आईटीबीपी के बाद में SSB सशस्त्र सीमा बल एसएसबी बनी। ठीक है, तो तब से लेके अब तक जो 2 बटालियन या 5 बटालियन की फोर्स थी, जी वो आज 236 बटालियन से ऊपर की फोर्स हो चुकी है। जी तो कहीं ना कहीं जी विश्वास, जी चाहे सरकार का हो जी चाहे जनता का हो, जी वो इस फोर्स पे था, तभी इसका इतना एक्सपेंशन हुआ है, तभी इतनी बड़ी है। और आज वर्ल्ड की जी लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, जैसे आप बोलते जी हैं, जी हम इसको सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिफाइंड रोल अगर आप बोलते हैं कि पुलिस का, आर्मी का अलग अलग है तो- इनके बीच में। जी 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 ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देखिए, जिनेवा कहीं कन्वेंशन ना की वजह कहीं से, तो हमें 2-3 चीज़ें लगता है। जी एक तो आप मिलिट्री को एक सर्टेन सीमा से ज़्यादा रख नहीं सकते। नहीं, हाँ, जो तो आपने कहा वो उसके जिनेवा लिए- कन्वेंशन में कि आप बॉर्डर से कितनी पीछे आर्मी को रखेंगे, आर्मी को वहाँ डिप्लॉय रखेंगे। नहीं करते हाँ। हैं। ठीक है ना, एलसी की बात अलग है, जी एलएसी की हाँ, बात अलग है। जी, ठीक है, जी। लेकिन जो डिफाइंड बॉर्डर्स हैं उसमें आपको उनको पीछे ही रखना है, तो आगे के लिए कोशिश तो चाहिए। तो आगे कौन रहेगा? सशस्त्र बल ही रहेगा, कोई ना कोई सशस्त्र बल रहेगा, लाइन चाहे वो आजी साहब ने एलसी बोला, एलएसी बोला। जी तो एलसी मतलब लाइन of ऑफ control. कंट्रोल, Yeah. एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल एक्चुअल कंट्रोल, वेरी ट्रू। तो इसलिए मैंने दर्शकों के लिए इसको आसान किया। जी लेकिन जो एक आरोप लगता है फेडरल स्ट्रक्चर पे, कहीं न कहीं बोला जाता है, और सरकारें, राज्य की सरकारें, और ख़ास तौर से जो सेंट्रल की सरकार से अलग पार्टी की सरकार होती है किसी भी राज्य में, वो लगातार आरोप लगाती है कि जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस हैं वो कहीं न कहीं से फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट करती है। और सीआरपीएफ तो एक शुरुआत थी, सीआरपीएफ से बनता चला जा रहा है। इवन अगर आप सेंट्रल की फोर्सेस में लेते हैं तो पुलिस के समानांतर जो सीबीआई आया, और आजकल जो है नेशनल पुलिस का भी एक प्राविधान हो गया है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कर रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं। हमारी
पैरामिलिट्री फोर्सेस से और हमारी ही पुलिस से ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो सेंट्रल के नाखून बनती जा रही है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस। देखिए आप देखिए इसको सच मानते हैं? मैं इसको सच इसलिए नहीं मानता हूँ कि आज़ादी के बाद से जी अभी तक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं, स्टेट्स में भी हुई हैं, सेंटर में भी हुई हैं। जी कौन सी ऐसी सरकार है जी। जिसने इनको डिसबैंड करने की सोची हो? ये तो बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर उसको कोई छू नहीं रहा, जी, ठीक है, लेकिन जो क्राइम्स पहले हुआ करते थे उसका स्ट्रक्चर बदल गया। स्ट्रक्चर बदल गया है, इसीलिए एनआईए की जैसे आप बात कर रहे थे। हाँ, एक लोकल लेवल पे क्राइम नहीं है, अभी तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बनाया, लेकिन देखिए सर, कहीं न कहीं से बात उठती है कि सीबीआई को ये स्टेट ने बैन कर दिया, इसको इस स्टेट ने बैन कर दिया, तो एक जो ये बेशक ये पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, राष्ट्र के हित में तो सेंट्रल फोर्सेस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? और इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लाइक कि अभी आपने देखा कि ईडी वालों पे आक्रमण किया गया पश्चिम बंगाल में, अभी तो पीछे यहाँ भी हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ में भी हुआ था जी। तो आप कैसे देखते हैं? सपोज करिए कि देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सीआरपीएफ एंड लोकल पुलिस। आप इशू को आप छोड़ दीजिए, स्टेट इशू को है आप छोड़ दीजिए। इशू है ही नहीं जी इस देश में। जी न्याय प्रणाली की व्यवस्था है, जी कानून की व्यवस्था है। जी, कन्फ्लिक्ट में लोग कहाँ जाते हैं? वहीं जाएंगे। वहीं जाएंगे। तो गए हैं ना। लेकिन अंडर एक सेकेंड रुकिए रुकिए रुकिए, गए हैं ना, जी गए हैं। जी, और जो न्याय प्रणाली ने हाँ आदेश किया उसका पालन हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट की कोई इशू ही नहीं है। अगर है भी तो वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए मैकेनिज्म है, जी ठीक है। तो इसलिए हमें इस सब्जेक्ट पे नहीं जाना है कि सब ऐसा होगा तो क्या होगा, नहीं, वैसा होगा तो क्या होगा। यहाँ बैठ के हम दोनों डिसाइड नहीं कर सकते कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा। जैसा होगा उसके लिए एक नियम व्यवस्था कानून है, उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है। उसी व्यवस्था से लेकिन सब सर चीज़ एक आएगी। बात आप देखें, सपोज करिए कि कोई इनकम टैक्स की रेड हो रही है, प्रोटेक्शन के लिए सीआरपीएफ गई है, और ख़ास तौर से जब भी बड़ी रेड होती है और ख़ास तौर से पॉलिटिकल रेड होती है, तो कोई भी इनकम टैक्स का अधिकारी जो इन्फोर्समेंट के लिए जिम्मेदार है, इन्वेस्टिगेशन के लिए जिम्मेदार है, वो 99% सीआरपीएफ को अपने साथ लेके चलता है, क्योंकि उसको स्टेट पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं होता है। एंड सपोज कीजिए देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लोकल पुलिस, स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल फोर्सेस, व्हाट सेंट्रल फोर्सेस विल डू? देखिए सपोज दे विश टू अरेस्ट यू, दे विश टू अटैक यू, तो आप गन डाउन उनको करेंगे कि वो गन डाउन आपको करेंगे? उस समय क्या होगा? मौके पे क्या होगा? कोर्ट में तो बाद में जाएगा। अभी आपके सवालों के जवाब एक एक करके देते हैं। कोई भी रेड कर जाती है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे एनआईए है, जी राइट? वो रेड के लिए जाती है तो लीगल मैंडेट के साथ जाती है, जी राइट? जी जब वो लीगल मैंडेट के साथ जा रही है तो लीगल मैंडेट किसके पास है? जी, ये मैटर करेगा। बहुत सिंपल है। नहीं और सर, देखिए ये नहीं आप आगे चलिए, आगे चलिए। सेकेंडली, जी अगर इसमें इंटरफेरेंस होता है, जी जो कि नहीं होता है, जी क्योंकि स्टेट पुलिस भी जी आफ्टर ऑल वो भी तो यूनिफॉर्म वाले ही हैं, जी। वो भी तो समझते हैं इन चीज़ों को जी। कि कहाँ और किस चीज़ में इंटरफेयर जी। करना है। जनता की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स की तरफ से होता है अगर, जी क्योंकि एक चैप्टर मैंने आपका क्लोज कर दिया है, अगर इनकी तरफ से होता है जी तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में तो सभी को अधिकार है, जी जी जी, दोनों पक्ष को अधिकार। सभी को अधिकार है। जी, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो तो इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, वो ठीक है। लेकिन देखिए, जैसे ये तो आपका जवाब भी बच के देना मैं समझ सकता हूँ। नहीं, इसमें बचने की कहीं मैंने कोई बात ही नहीं की है, क्योंकि आप
हाइपोथेटिकल सिचुएशन को लेके चल सर रहा हूं। नहीं देखिए, हाइपोथेटिकल, जब कमिश्नर को अरेस्ट करने बंगाल के अंदर एक सेकंड, जो कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर को अरेस्ट करने के लिए सीबीआई अगर जाती है और वहाँ पे अरेस्ट करने की जगह जो है सीबीआई को अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है और होता है इस तरह की सिचुएशन। नहीं देखिए, एक एग्जाम्पल देने से जी ठीक है, वो भी मुझे नहीं पता कि ऐसा कब हुआ था, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये कि चिट फंड कांड में उनको हाँ, पूछताछ ठीक के है, लिए पूछताछ सीबीआई के लिए- पूछताछ करना चाहती हाँ, थी, ठीक है। और बंगले में नहीं घुसने पाई कोई बात नहीं, कमिश्नर के। बंगले में नहीं घुसने पाई, हाँ दूसरी बार गई ना, जी। क्या हुआ? आफ्टर ऑल जिसके पास लीगल मैंडेट है, जीत तो उसी सर की है। देखो, लीगल मैंडेट है, लेकिन कहीं न कहीं से क्लियर कट होना चाहिए कि नहीं, when और there इससे is ज़्यादा a- क्लियर कट मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं कैसे समझा सकता नहीं हूँ। नहीं, क्लियर कट होना चाहिए कि when there is a conflict between state and central forces will win। देखिए, इस तरह का, या स्टेट देखिए, फोर्सेस विल देखिए, राइट ऑफ देखिए, स्टेट फोर्सेस विल प्रिवेल। देखिए, ये बहुत 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 साफ सीधा सुथरा सा है, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। व्हेन परफॉर्मिंग द लॉफुल ड्यूटीज, जी प्रोसिक्यूशन के लिए गवर्नमेंट हैज़ टू गिव सैंक्शंस, जी ठीक है। अगर हम लॉफुल ड्यूटी कहीं कर रहे हैं जी और उसमें हम बल का प्रयोग भी करते हैं जी और हमारे खिलाफ अगर जी। एफआईआर्स भी होती हैं, तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस जो होगी जी। वो भारत सरकार ही देगी। जी। कहीं आपको लगता है कि ड्यूटी करते समय अगर आप बल प्रयोग करते हैं तो जो आपका कमांडेंट है या जो आपका डीआईजी है या आप स्वयं आईजी के पद से रिटायर हुए हैं, तो कहीं न कहीं से इम्यूनिटी है आपके ऊपर? इम्यूनिटी बता तो दिया मैंने अभी आपको, इम्यूनिटी तो लॉ ने भी दे रखी है, जी ठीक है, और इम्यूनिटी इसने भी दे रखी है कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जब तक सरकार नहीं करेगी तब जी। तक आप पे मुकदमा नहीं चलेगा। यस, एफआईआर हो सकती है, जी जी एफआईआर हो सकती है, एफआईआर उसमें हो कोई सकती है। कोई तो issue स्टेट नहीं पुलिस आपको परेशान कर सकती है, आपको है। क्यों परेशान होंगे? एफआईआर अगर करते हैं तो हाँ, परेशान तो तो अरेस्ट होंगे। नहीं कर सकते, एफआईआर कर लीजिए, हाँ, अरेस्ट नहीं कर सकते, कर लीजिए। इम्यूनिटी है आपको, तो डेट इज़ देयर कि अच्छा, एक चीज़ आप देखिए कि जो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस का स्ट्रक्चर है, जी। आप लोग डीएसपी भर्ती होते हैं या एएसपी भर्ती होते होंगे या कमांडेंट अभी के मैं अगर आपको ले थोड़ा तो सा फिर फैक्चुअल करेक्शन कर देता हूँ। ये पहले हुआ करता था अप टू 94 की फोर्सेस में असिस्टेंट अलग अलग, जैसे सीआरपीएफ में आपने सही बोला, डीवाईएसपी कंपनी कमांडर बोला करते थे, जी। बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट कंपनी कमांडर बोला करते थे, नॉमेनक्लेचर का फ़र्क था। लेकिन अभी वो नॉमेनक्लेचर का फ़र्क नहीं है, जितने भी सीपीएफ है उसमें शुरुआत असिस्टेंट कमांडेंट से ही सभी की ऑफिसर रैंक में उसी से होती है। जी। तो जो लोग आपको देख रहे हैं जी, और आपका सुदर्शन व्यक्तित्व देख रहे हैं और आपकी तरह आईजी बनना चाहते हैं, जी, उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि ओके, बहुत देखिए, कंफ्यूजन है। मैं यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में लोग जानते हैं, नहीं, ये इसके बारे में थोड़ा सा कम जानते नहीं, हैं, तो मैं चाहता हूँ कोई कि कन्फ्यूजन नहीं है, थोड़ा क्लियर कट जाए। बिल्कुल बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। एक एग्ज़ाम होता है जी जो यूपीएससी कंडक्ट करती है जी फॉर सेंट्रल पुलिस सर्विसेज, जी ठीक, सीपीओ, सेंट्रल पुलिस, CPOs, ठीक है। जी तो जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है जी उसमें सीआरपी, बीएसएफ, जी आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसबी ठीक है, जी ये सारी जो हैं ये आती हैं और इनका एक कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, जी ठीक है। जी मेरिट जो बनती है जी वो मार्क्स के हिसाब से बनती मार्क्स के है हिसाब से और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो वैकेंसीज के हिसाब से Vacancies होती है और के चॉइस इंडिविजुअल, फर्स्ट के चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, जी, ठीक है। जी। तो इस तरीके से जो भी आना चाहता है यूपीएससी का ये एग्ज़ाम दे, जी जो एडवर्टीजमेंट आती है उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि किस फोर्स में कितनी वैकेंसीज हैं, उसके बेसिस पे आप अच्छा, तो उसमें शायद इस समय का क्या जो है अपडेट होता होगा, तो अगर आपको ध्यान आता हो तो जो एग्ज़ाम होता है ये सिमिलर टू आईपीएस या आईएएस की तरह का होता है, कुछ डिफरेंट होता है? नहीं, अब सिमिलर कहने से क्या तात्पर्य है आपका?
कि जैसे सब्जेक्ट उनके डिसाइडेड हैं, उनके ऑब्जेक्टिव के इतने हैं, इसके इतने हैं, उसके उतने हैं, सेम टाइप का। बिल्कुल, आपको जब एडवर्टीजमेंट आता है इसका, उसमें बिल्कुल क्लियरली ये मेंशन होता है कि आपको कौन कौन से टेस्ट तो के ये दौर ये से ये गुजरना साथ में ही क्यों नहीं कर लेते? है। अब ये तो देखिए सरकार की पॉलिसीज, कोई फिजिकल पैरामीटर्स होते होंगे फिजिकल इसके? पैरामीटर्स डेफिनेटली होते हैं। जी, बिल्कुल जैसे होते हैं। आईपीएस के लिए कोई फिजिकल पैरामीटर नहीं, यहाँ फिजिकल पैरामीटर्स हैं। लेकिन जो इंस्पेक्टर के लिए है वो नहीं है। जी आपको लंबा चौड़ा इंस्पेक्टर मिलेगा, जी। लेकिन आईपीएस तो आपको छोटा सा भी मिल जाएगा। जी। तो आप क्या? नहीं, हाँ मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया है जी 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 कि मिनिमम हाइट 100 वॉटेवर जो भी अभी आज की तारीख में चल रहा होगा, मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया है कि इतना कम से कम हाइट होना ही चाहिए। तो आप लोग नियर टू डिफेंस है या नियर टू पुलिस है? देखिए, अब अगर मैं सीआरपीएफ की बात करूं जी तो आप बोलेंगे कि सीआरपीएफ इज़ नियर टू पुलिस। जी, नाम से। नाम से नहीं, हम क्योंकि भैया जब हम काम भी करते हैं जी तो हम विद इन द कंट्री कर रहे हैं, जी ठीक है। जी और अगर आप दूसरी फोर्सेस की बात करें जी, जो BSF बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जी। है, ऑल द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, जी जी जी, वो दे आर क्लोजर टू द आर्मी, टू द क्लोजर टू आर्मी। ठीक है। क्योंकि उनका ऑप्स कंट्रोल भी जब वो डिप्लॉयड रहती है बॉर्डर्स पे, तो ऑपरेशन कंट्रोल भी बहुत जगह में आर्मी के पास ही रहता है, जी। ठीक है। अब क्योंकि मैंडेट जी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो मैंडेट दिया हुआ है, जी ठीक है, बॉर्डर गार्डिंग में कि बीएसएफ के लिए एक पर्टिकुलर बॉर्डर है, आईटीबीपी के लिए आपको मालूम है अलग जी, पर्टिकुलर बॉर्डर जी, है। अलग ट्रेनिंग है तो अलग टाइप नहीं का नहीं, उनको अलग border ट्रेनिंग दिया। नहीं, वन बॉर्डर वन फोर्स, जी, वन बॉर्डर वन फोर्स। जी, ठीक है। ट्रेनिंग तो आप अपना नहीं वो थोड़ा सा जो है टोपोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से वो थोड़ी एक्लिमेटाइजेशन special- नहीं, हाँ, वो एक्लिमेटाइजेशन वगैरह सब होती वो है, अलग से ट्रेनिंग हो इंडक्शन जाती है। ट्रेनिंग जी, होती है, वो दूसरी चीज़ें हैं। जी इवन अगर आप ट्रेनिंग सिलेबस उठा के देखेंगे तो ऑल द फोर्सेस जितनी भी हैं 60% सिलेबस इज द सेम, जी ठीक है। तो जो आपका सवाल था, जी क्योंकि हमारा मैंडेट जी जो है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने दिया है, वो है इंटरनल सिक्योरिटी का, जी ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी में सारी की चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, वो चाहे नक्सलाइट हो, जी, चाहे जी, जिस तरह जी, का ठीक है। अशांति है तो- कहीं पे भी। तो unrest है। जब भी हम काम करेंगे या जी। करते हैं जी तो इट इज़ विद द स्टेट पुलिस ओनली। दैट्स वाई मैंने कहा है कि हम वी आर क्लोजर टू द पुलिस। अदरवाइज स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे जी तो स्ट्रक्चर में ना तो हम पुलिस के क्लोज हैं, ना हम आर्मी के क्लोज। आर्मी के क्लोज हैं। वी हैव गॉट आवर ओन स्ट्रक्चर, जी 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 क्योंकि हमारे पास में जो नंबर ऑफ कंपनीज हैं बटालियन, वो आर्मी से बहुत ज़्यादा हैं, जी ठीक है। तो आर्मी जब हम बोल रहे हैं तो हम इन्फेंट्री की बात कर रहे हैं, आर्मी बहुत बड़ा है। हाँ, आर्मी बहुत बड़ा है, जो लड़ने वाली फोर्स तो है उसकी हाँ, बात हाँ, कर हाँ। रहे हैं। तो इनिशियली ये इन्फेंट्री के बेसिस पे ही बनी हुई थी, जी, बट रिक्वायरमेंट बढ़ती रही, तो रिक्वायरमेंट जब बढ़ती रही तो ये एक्सपेंशन जो, होता रहा। ये तो किसको मालूम था कि देश जब स्वतंत्र हुआ तो देश के आंतरिक हालत भी इस तरह से हो जाएंगे कि उसके लिए भी कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री टाइप की पुलिस होनी चाहिए। तो आपका सीआरपीएफ जो है इंटरनल मैटर्स देख अब रही है। इंटरनल मैटर्स के अलावा देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जी ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एनडीआरएफ बना, जी, एनडीआरएफ, ठीक है ना। क्या है एनडीआरएफ? आप ही के हाँ, सभी फोर्सेस की दो सभी बटालियन फोर्सेस के दो को बटालियंस ले लिए। मर्ज करके, जी जी जी, ठीक है ना, स्पेशल एक अलग ट्रेनिंग कर दिया स्पेशल उनको। ट्रेनिंग कर दिया, इक्विपमेंट्स अलग दे दिए। जी। तो अब आप बोलें कि भाई क्यों बना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जी तो एज जब रिक्वायरमेंट आएगी, देखिए आप अगर इतिहास से जब शुरू करते हैं तो सीआरपीएफ के बाद में इसका एक स्पेशलाइज्ड विंग बना। जी क्या था वो? रैपिड एक्शन फोर्स। जी 94 में रैपिड एक्शन फोर्स खड़ा हुआ। क्यों? उस समय की आवश्यकता थी, दंगे बहुत हो रहे दंगे थे, बहुत तो हो एक दंगा स्पेशल फोर्स चाहिए थी आपको, जी आपने उसको इवन कर दिया, ठीक है।
जब ये माओइस्ट वाला चला, ठीक है, जी। तो लगा कि भाई हमें एक स्पेशलाइज्ड फोर्स चाहिए, तो हमने कोबरा बना दिया, उसी आरएएफ से कोबरा जी बनाया, जी 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 ठीक है ना। जी उसके बाद में फिर एक करवट ली, जी जब एनएसजी को वीआईपी सिक्योरिटी से कार्यमुक्त किया गया जी कि भाई एनएसजी का मैंडेट कुछ और है, तो अब उसको कहीं देना है, जी, कोई तो करेगा, सही बात है। तो एक विंग इसका और बढ़ गया। बढ़ गया। तो कैसे अब आगे फ्यूचर में क्या होने क्या वाला होगा है, उसके हिसाब तो नहीं, से उसके हिसाब से forces तो तो वही इस है। फोर्स की एक ये बहुत बड़ी खूबी अगर आप देखेंगे, अडेप्टेबिलिटी, जी जो आप पूछ रहे थे, तो ना हम पुलिस हैं ना हम आर्मी, हमारी अडेप्टेबिलिटी इतनी ज़ोरदार है, इतनी अच्छी है, इतनी ज़बरदस्त है कि आप हमें कोई भी रोल दे दीजिए, जी हम उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि इस फोर्स ने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी देखी है जी और उसको कंटेन कंट्रोल करने किया में, है, ख़त्म करने में कंट्रोल इसका किया बहुत बड़ा हाथ रहा। हाँ। इस फोर्स ने पंजाब का टेररिज्म देखा है और उसको ख़त्म करने में और कश्मीर को भी इसका ठंडा बहुत किया बड़ा हाथ रहा है। मैं कश्मीर पे आ रहा है। था। कश्मीर की इस गर्मी को फोर्स ने- ठंडा किया है। यस, ठीक इस है। फोर्स ने ही इसी फोर्स ने माओवादियों वाली प्रॉब्लम भी देखी और आज की कंट्रोल तारीख कर में, लिया है आज की almost। तारीख में अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया है। ऑलमोस्ट उस एरिया में जी। अबू जमाड़ जिसको कहते हैं, जी अबू जमाड़, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके साथ में ये पॉडकास्ट हो रहा है, पहले कात्यानी जी के साथ हुआ था। हम लोग जब अबू जमाड़ बोलते हैं तो इसको जो एग्जैक्ट है वो है अबूझ माड़, हाँ अबूझ जिसको बूझा ना जा सके, माड़ जंगल, ठीक। इस फोर्स ने वहाँ भी वो काम करके दिखाए हैं जहाँ गांव में सड़कें नहीं जाती थी और नक्सली बोलते थे सड़क हम बनाने नहीं देंगे, जी। वहाँ गांव-गांव में सड़कें जा रही हैं। अच्छा, वो जब आप लोग जंगल में जाते हैं, मैं जी। थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ, जी जी हमारे जी दर्शकों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाएगी। जी। तो आप लोग इमली क्यों खाते हैं इतना जंगलों में जाके? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि इमली खाते हैं, मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ। आपको किसने नहीं, बताया? ये हमको मुझे तो नहीं पता। सीआरपीएफ वाले नहीं बताया। नहीं, मुझे इस बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। हमें कहीं से जो है, और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ की ही हम घटना बता रहे जी हैं। इमली जो है बहुत एनर्जेटिक होता है। अच्छा। थोड़ा सा खाने पे आपको एनर्जी लेवल जी, ठीक ठाक सा देखिए, मेंटेन हो जाता है। आप जैसे कह रहे हैं ना, जी। देखिए ये ठीक है कि आपने अगर इमली के वृक्ष दिखे हैं और इमली पकी है या कच्ची है, आपने तोड़ लिया, खा लिया, बट किसी भी ऑपरेशन के लिए ऐसा नहीं होता है कि आपने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है और आपने उसकी लॉजिस्टिक्स की तैयारी नहीं की है। वो तो होती ठीक है, है। तो इमली खाते हैं वो ठीक है, अगर कहीं मिल गया है। और अच्छा, जो बाकी मेरे इस को तरह आप का ऐसा करेक्ट कुछ करिए, नहीं, मेरे ऐसा को नहीं करेक्ट है। करिए। हमने ये सुना है कि जैसे जब फोर्सेस जंगल में जाती हैं तो नेचुरली जितना ज़्यादा खाना खाएंगी और जिस तरह से जो है फूड लेंगी, तो नेचुरल प्रोसेस है, डिस्चार्ज होगा ही शरीर से वो बाहर। तो हमने सुना था, हो सकता है कि लोग गढ़ते हों कहानी, हमने सुना था कि कुछ इस तरह का फूड यूज़ करते हैं जिससे सवेरे डिस्चार्ज मिनिमम हो, ताकि नक्सलाइट को पता ना चले कि इतने ढेर सारे लोग आसपास इकट्ठे हो रहे देखिए, हैं। तो बहुत उसके बहुत लिए- सारी चीज़ें हैं, जी बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो इंडक्शन के टाइम पे जब भी इस तरह के एरिया में कोई इंडक्शन होता है, जी इंडक्शन से मेरा कहने का मतलब है नए ट्रांसफरीज जब जाते हैं जी तो उनका एक इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। जी बहुत सारी चीज़ें उस ट्रेनिंग के दौरान में सिखाई जाती हैं। उसमें है, एक ये भी है कि जो आपका रेगुलर टाइम है, जी उस रेगुलर टाइम को मेंटेन अवॉइड करिए, अवॉइड करिए। जी ठीक है। और वो अवॉइड करना है, कैसे करना है, उसकी एक प्रैक्टिस हो, जी ठीक है। खाना कैसा ले जाना है जो आपको एनर्जी तो दे, लेकिन आपको पूरी तरह से फिल ना करे। जी 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 ये तो थोड़ा थोड़ा तो मैं सही हो गया। जी, नहीं आप सही कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लॉजिस्टिक्स की, ट्रेनिंग की, सबकी मिली जुली अच्छा, चलती हैं। एक चीज़ जो है थोड़ा सा, जी आप उत्तर देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें जी तो नहीं दें, जी नहीं।
क्योंकि जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस है, और ख़ास तौर से अगर हम सीआरपीएफ की बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी का वो इंटीग्रल पार्ट है आज की डेट में, और वो लगातार रहने वाला है जिस तरह से देश के हालात हैं। उसको अगर आप कहें तो स्टेट पुलिस का, या अगर हम बात करें कैडर वाइज, तो आईपीएस, तो आईपीएस का डोमिनेंस आपके पैरा मिलिट्री फोर्सेस में, या जो आपका एग्ज़ाम होता है कंबाइंड, क्या कौन सा एग्ज़ाम बोला आपने? हाँ, जो भी पैरा मिलिट्री फोर्स का कंबाइंड एग्जाम होते हैं, तो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, यहाँ पे करते हैं तो आपका डीएसपी भर्ती हो जाता है स्टेट पुलिस में जी। तो कहीं ना कहीं से आपको ये नहीं लगता कि दोनों का स्ट्रक्चर इक्वल होना चाहिए? आईपीएस अगर आप यहाँ देखें तो आपका जो एग्ज़ाम पास करके आया है वो आईजी पे रिटायर हो जाएगा मैक्सिमम, नहीं तो एडीजी बन जाएगा, और डीजी तो नहीं बनेगा, शायद बना हो कभी। तो इस तरह की विसंगति क्यों है? जब काम आप कर रहे हैं, कैडर आपका है, ट्रेंड आप हैं उस हिसाब से, तो आईपीएस क्यों? अच्छा है, बहुत बढ़िया है आपका सवाल। मैं कोशिश करूंगा कि इसका सही उत्तर दे सकूं। ऑर्गेनाइज सर्विस में, जी कोई भी ऑर्गेनाइज सर्विस भारत सरकार की जो भी होगी, जी उसमें एक पर्टिकुलर लेवल, जी वहाँ तक जी उस सर्विस के लोग रहेंगे। जी ठीक है, उस पर्टिकुलर लेवल की अगर मैं खुल के बात करूं जी तो वो लेवल आईजी तक होता है नॉर्मली। जी। ठीक है, यहाँ विसंगति क्या हुई है जी जिसके लिए सीआरपीएफ कैडर ऑफिसर्स के स्पीकर लड़ रहे हैं, अच्छा। न्यायालय में गए हुए हैं। ओके ठीक है, ओके ओके। और क्योंकि अब ये सब जुडिस सुप्रीम है। कोर्ट में है सब मामला, जुडिस है। ठीक है, सब जुडिस है, जी हाई कोर्ट से डिसीजन फेवरेबल आया था। जी ठीक है, लेकिन किन कारणों से सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, मैं उस पर बात नहीं खैर, कर वो पाऊंगा, हम नहीं लोग कर की पाऊंगा। क्षमता के बाहर ठीक है, भी वो है। क्षमता के बाहर है। जी तो एक जो टॉप लेवल जिसकी हम बात करते हैं, जी वो तो फिर भी सरकार के पास ही रहेगा। जी जी वो तो नेचुरल है। ठीक है, जी हाँ, क्योंकि यहाँ शुरू से ये चला आ रहा है। जी ठीक है, तो इसीलिए इसको बदलने में वक्त लग रहा वक्त है, लग लेकिन रहा है, बदला लेकिन जाएगा ही। अब देखिए, क्योंकि- जो देखिए, ये तो जब मैंने जैसे आपको बोला, माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जब ये है, जी। तो अब इसके बारे में इससे ज़्यादा मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा। बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, जैसा कोर्ट का डिसीजन आएगा वैसा माना जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बोला था, हमारी तो न्याय प्रणाली नहीं, है, हम तो- हमारी तो आस्था है उस पर। नहीं, हम तो पूरा विश्वास हम रख के दूसरे चलते हैं। तरीके से बात कर रहे हैं। मैं बदला जाएगा इस रेफरेंस में कह रहा हूँ जी कि आप ट्रेंड हैं किसी भी पार्टिकुलर फोर्स के हिसाब से, जी तो नेचुरल जस्टिस तो यही है कि जो ट्रेंड है, जी जैसे आप ट्रेंड है एक सर्टेन टाइप का काम करने के लिए, जी तो अगर आपका टॉप बॉस जी आपकी तरह ही ट्रेनिंग लेके ग्रो किया हुआ है, जी। वो ज़्यादा बेहतर से नहीं, हो अगर पाएगा। आप मेरी पर्सनल राय जानना चाहेंगे तो मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूँ। जी, लेकिन मैं आपके साथ में बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन गवर्नमेंट के डिसीजन में डिफरेंट लेयर्स होते अब हैं, उसमें हाँ, वो शायद हम लोग नहीं जानते हों कि किस कारण से ऐसा नहीं हो पा रहा है, और किस कारण से हमको तो लगता है होना चाहिए। नहीं, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं तो जी, कह रहा जी, हूँ जी। होना चाहिए। तो अच्छा, दूसरी चीज़ सर, एक राष्ट्र के रूप में अगर हम देखते हैं तो सीआरपीएफ का जितनी भी आप बटालियन बता रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बटालियन है, लेकिन हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये बटालियन अभी और बढ़ने वाली है? शायद 1.5 गुनी हो जाए, शायद 2 गुनी हो जाए। देखिए, 1.5 गुनी 2 गुनी आज से अगर करते हैं तो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना बड़ा हो जाएगा मैनेजमेंट उतना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। एक इशू देखिए, जी तो मैं तो ये सोचता हूँ, जी जो मेरा मानना है कि बाइफरकेशंस
नहीं, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हम तो डिफरेंस जितने भी बाकी देखिए फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। नहीं, उसका नाम सीआरपीएफ बेशक ना हो, लेकिन वो पैरामिलिट्री फोर्सेस तो अब बनने ही वाली होंगी। अब आप देखिए कि आज जो समय आ गया है जी उसमें सबसे एक्सटेंसिव यूज़ कहाँ हो रहा है जानते हैं? जी। इलेक्शंस। नहीं, बिना हाँ, सीआरपीएफ के अब इलेक्शन संभव नहीं है, कुछ स्टेट में तो एकदम संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या आज से 20 साल पहले हाँ, इतनी जरूरत थी। हमने ये सिचुएशन सोची थी कि ऐसा जी, होगा? जी, जी, नहीं जी। सोचा था। फ्यूचर में क्या होगा वो हम नहीं बोल सकते। लेकिन सर देखो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जो मैं बहुत शिद्दत के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इस फोर्स में मैंने बहुत लंबे समय नौकरी किया है, जी कि ये फोर्स इतनी वर्सेटाइल है, दोबारा मैं कह रहा हूँ, इतनी वर्सेटाइल है जी कि ये कोई भी काम कर सकती है। जी आप जानते हैं जाफना में जी जब पहला कंटिजेंट गया था जी आईपीकेएफ का, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जी, ठीक है, हाँ, उसमें भी सीआरपी थी, हमारे आपके मित्र भी थे। उसमें भी सीआरपी थी। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जाफना श्रीलंका आर्मी के साथ में कंटिजेंट सीआरपी का था और साथ में महिलाओं का भी था। जी ये इट वाज नॉट ऑल मेल कंटिजेंट, इसमें महिलाएं भी थी। जी तो कब की बात, तब भी इतना मादा था, जी। आज भी उतना है, हाँ। और मुझे उम्मीद है इससे ज़्यादा होगा। अच्छा, आप इसके अलावा जी कोसोवो, हैती, हाँ फॉरेन मिशंस, जी यूएन के मिशंस में हाँ सक्सेसफुली हम लोगों ने काम किया है, बाहर जाके काम किया है, जी, हिंदुस्तान में ही नहीं, और नाम कमा के काम किया है। सर, हम एक बार अपने मूल प्रश्न पे वापस जी, आते हैं, क्योंकि जी। उस मूल प्रश्न से हमारा एक विशेष प्रश्न निकलने जी वाला है। जी जी बिल्कुल कहिए। तो मुझे ये लगता है कि जो सिचुएशन है देश की, उसमें सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का बहुत ज़्यादा योगदान है और होने वाला है। तो संख्या ये बहुत बढ़ने वाली है पैरामिलिट्री फोर्सेस की। किसी सरकारी विज्ञापन या सरकारी माध्यम से मैं नहीं बोल रहा हूँ, जी मैं एक नॉर्मल एज ए ह्यूमन बीइंग सोच रहा हूँ कि देश के हालत जैसे जैसे बदतर होते जाएंगे, या जिस तरह से जातियों के बीच डिवाइड बढ़ रहा है, जिस तरह से धर्म के बीच जो है डिवाइड बढ़ रहा है, तो अब जो है डायरेक्ट एक्शन अगर का कोई काल लेता है, तो डायरेक्ट एक्शन करके वो किसी दूसरे समुदाय को काट नहीं पाएगा। देखिए, उसको काटने से बचाने के लिए, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, जी, मैं प्रिजम्पशंस पे नहीं चलता, मैं प्रिजम्पशंस पे विश्वास भी नहीं रखता। अच्छा छोड़िए, एक मिनट पहले आप मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। मैंने आपकी बात बहुत आराम से सुनी है, ठीक है। दूसरी बात, मैं ये बिल्कुल मान के नहीं चलता, मैं पेसिमिस्ट नहीं हूँ, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं ये बिल्कुल मान के नहीं चलता हूँ कि देश के हालात खराब होंगे। क्यों खराब होंगे देश के हालात, और कहाँ खराब हैं? जी, कहाँ खराब हैं? जहाँ खराब थे वो आप लोगों ने वहाँ तो ठीक कर दिया। 370 हटा के ठीक कर दिए, जी। तो देश की हालत खराब कहाँ खराब है? बिल्कुल नहीं। तो इस बात को मैं बिल्कुल मानने को अच्छा, तैयार आप नहीं मत हूँ। मानिए, जी। और मैं भी आपसे एग्री करता हूँ, देश के हालत उत्तरोत्तर ठीक ही हो रहे हैं। लेकिन क्यों ठीक हो रहे हैं? आप लोग की वजह से, और आप लोगों की संख्या जो है, हम इसको और सिंपल करते हैं। मोदी जी बहुत सारा ड्राइव चला रहे हैं कि ढेर सारे जो है भर्तियां हों, ढेर सारे नवयुवकों को रोजगार मिले। तो मैं मूल प्रश्न पे आने के लिए इतनी सारी भूमिका थी, आपने मेरी पहली भूमिका डिनाई कर दी। तो आप बताइए कि किसी बच्चे को जी सीआरपीएफ में भर्ती होना है, जी तो जहाँ तक समझ में आता है कि एक प्राइड तो उस परिवार के लिए, उस गांव के लिए और होता ही है कि कोई अगर वर्दी वाली नौकरी किसी को मिलती है तो डिफरेंट लेयर्स पे होता होगा। जी, मैं बिल्कुल, नॉर्मली बिल्कुल, मान के चलता हूँ कि एक आप जो है कांस्टेबल लेवल पे भर्ती जी। करते होंगे, एक आप इस सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जी। भर्ती करते नहीं, होंगे। इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती नहीं होती। नहीं, वही वो कैटेगरी मैंने ले लिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और ठीक थर्ड आपने असिस्टेंट कमांडेंट से, जैसे आप जी लोग भर्ती जी होके आए जी हैं, जी
तो अभी अपन बात करते हैं, सबसे पहला सेगमेंट लेते हैं कि सीआरपीएफ में आप सबसे छोटी पोस्ट पे भर्ती होने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? एक सेकंड देखिए, आपने 3 लेयर्स गिना दी हैं जी। मैं थोड़ा सा फैक्चुअल करेक्शन करने की कोशिश कर लेता वो हूँ। तो करिए ही साहब, आप तो उसमें रहे हैं, हम तो जी ये तो हमारा जो फाइटिंग आर्म हो गया। जी फाइटिंग आर्म के अलावा भी तो हमारा दूसरा और सपोर्टिंग आर्म है, जी चाहे वो मिनिस्ट्रियल कैडर हो। जी तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती भी होती है जी जो अलग से होती है, जी जिसका काम मिनिस्ट्रियल है। जी एएसआई स्टेनो की भर्ती भी होती है, जी, जी, वो भी अलग से वो होती अलग है। देन हमारे पास में फार्मासिस्ट मेडिकल सेटअप में जी उनकी भर्ती भी होती है, वो भी अलग होती है। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि ये ऐसा नहीं है कि एक ही आयाम की भर्ती है आपकी हो रही है, कई नहीं, आयाम की कई सब तरह की सब है। भर्तियां तो रहती हैं। साहब ये तो अब- आपने फैक्चुअल करेक्शन जी। किया, तो आप सभी को बता दीजिए। अब मैं देखिए, हर एक के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं, जी ठीक है। मिनिस्ट्रियल के लिए अलग क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जनरल ड्यूटी के लिए अलग क्वालिफिकेशंस हैं, जी लेकिन एक चीज़ कॉमन है, जी पीएसटी और पीईटी, जी ठीक है ना। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अच्छा, मिनिस्ट्रियल वालों को भी वो सेम क्वालिफाई करना पड़ता है, उनके लिए स्टैंडर्ड्स थोड़े स्टैंडर्ड थोड़े लो है, ठीक है। ठीक है। और आपका मापजोक जी, इम्तिहान कौन सा देना पड़ेगा? हर एक के लिए किस अलग, परीक्षा? हर एक के लिए अलग। हाँ, तो वही तो मैं देखिए, इसीलिए मैं हाँ। बोल रहा हूँ एक एक चीज़ पे आते हैं, ठीक है। अगर हम कांस्टेबल जीडी की बात करते हैं जी तो उसको पहले इसी 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जी ठीक है। ये 2 परीक्षाएं जब उसकी हो जाती हैं जी तो उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, एसएससी जो है, वो उनका रिटन एग्ज़ाम लेता है। जी रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे मेरिट बनाई जाती है, जी ठीक है। बाकी अगर आप मेरे से एग्जैक्ट पूछें कि जीके के कितने सवाल आते हैं, या ये सब चीज़ नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ एडवर्टीजमेंट में बहुत जी, क्लियरली जी, लिखी जी, रहती है। जी। एडवर्टीजमेंट नहीं देख सकते हैं अगर बाई चांस, जी तो सीआरपीएफ की वेबसाइट, उस पर जाके देख लें। उस पर विजिट करिए, जी उसमें हमेशा इसके बारे में जानकारी दी रहती है, और जो लेटेस्ट जानकारी होती है जी वो दी रहती है। अगर रिक्रूटमेंट होना भी है जी तो एक हमारा जो चैनल एडवर्टीजमेंट वाला थ्रू मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक व्हाटएवर, उसके अलावा हमारे ऑथेंटिक एकदम आपको हमारे वेबसाइट पे ये सारी की सारी डिटेल्स मिलेंगी। जी तो जिस चीज़ के लिए आपको अपीयर होना है उसके लिए आप तो दर्शकों, मैं शब्दरंग की ओर से आप सभी से निवेदन करता हूं कि बम्पर भर्तीज हो रही हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के मार्गदर्शन में। तो आप लोग लगातार जो है सीआरपीएफ, बीएसएफ की वेबसाइट आप लोग देखते रहें और अपने आप को जो है तैयार करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे, ताकि आप लोग को, कई बार हमने देखा है कि 70, 71, 75 हज़ार जो है रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। तो चांसेस तो फेयर है और बड़ी प्रेस्टिजियस सी नौकरी है, तो आप लोग देखते रहें। और जो इंस्पेक्टर के लेवल पे होता है, मेरे ख्याल में सब इंस्पेक्टर के लेवल पे होता है, वो भी सेम पैरामीटर्स होगा, उसके एग्ज़ाम का नाम अलग होगा, उसका जो है फिजिकल पैरामीटर्स अलग होंगे और स्टैंडर्ड हाई होगा जी, लेकिन फिर फार्मूला वही काम करता है जी, कि आप लगातार नज़र बना के रखें। हाँ, और एक चीज़ और होता है, देखिए, जब आप सेंट्रल पुलिस का एग्ज़ाम देंगे तो जिस तरह से जो है स्टेट कांस्टेबल के भर्ती पे और बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट निकलते हैं और ढेर सारे टाउट पैदा हो जाते हैं कि साहब मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा और मैं करा दूंगा, तो संभावनाएं सेंट्रल पुलिस के अंदर फेयर चांसेस आपको मिलते हैं करने के लिए। फेयर वहाँ पे भी मिलते हैं, लेकिन बीच में पैसा खाने वाले 1,500 नहीं, मैं आपको थोड़ा बहुत क्लियरली बता देता हूँ जी, ये बहुत ट्रांसपेरेंट वे में होता है। जी, इवन किसी भी वेन्यू पे जी, हमारे ये बड़े होर्डिंग्स भी लगाए जाते हैं जी,
ठीक है, किसी तरह का कोई इंटरमीडियरी इसमें नहीं होता है। 2 पार्ट में जब ये हो रहा है, और 3rd पार्ट मेडिकल है, जी रिटन के बाद में मेडिकल हुई है। 3 पार्ट में जब ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो पार्ट 1 डील कर रहा है जो सीआरपी के जीडी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपना काम ख़त्म किया, चले गए। अच्छा, अब वो डोजियर से लेके सब चीज़ किसके पास चला गया? दूसरी टीम ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास चला गया। तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं ये स्टेज भी पार करा दूंगा, ये स्टेज भी पार करा दूंगा, नहीं करा सकते। तो ट्रांसपेरेंट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और सिर्फ आपका एक ही चीज़ काम आने वाला है, आपकी मेहनत। यस, तो मेहनत पे आप ध्यान दीजिए और बनिए जवान, और भारत माता की शान में जो है झंडा फहराइए, और दुश्मनों को गोली मार के आइए। देश में विदेश में कहीं पे भी यत्र तत्र सर्वत्र आपकी विजय पताका फहराने का चांस मिलेगा। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए जी। ये तो एक इश्यू हो गया और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमारे दर्शकों को। ये जो शहीद होते हैं आपके यहाँ अनफॉर्चुनेटली, तो गैलेंट्री अवार्ड मिलता है शायद आपको पुलिस की तरह। तो जो ये शहीदों का सम्मान है, जो फौज में का एक जवान शहीद हुआ या आपका एक जवान शहीद हुआ, तो दोनों को सेम सम्मान है, सेम तरह की जो है इम्यूनिटीज़ है, या उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है और अलग अलग है? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन इस प्रकार का तो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं आर्मी की बात ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ जी। मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसको बिलोंग नहीं करता हूँ, ना करता था। जो मैं अपने यहाँ की बात कर सकता हूँ जी। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, और बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, कि शहीदों के परिवारों को जी किसी किस्म की असुविधा नहीं होने देते हैं। हमारा एक स्पेशल सेल है, डेडिकेटेड सेल है, जी। वेलफेयर ब्रांच जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरेट में, और वेलफेयर ब्रांच के नीचे इनके लिए भी काम होता है। जहाँ तक फाइनेंसिस की बात है तो वो एक्सग्रेशिया जीआईए, एक्सग्रेशिया जी। सेंटर का, एक्सग्रेशिया स्टेट का, ठीक है, और उसके अलावा भारत के वीर। तो वो अब क्योंकि किसी जान की कीमत रुपयों में नहीं तोली जा सकती है और ना तोलनी चाहिए कभी भी, बट इतना फाइनेंशियल ग्रांट मिलता है कि वो परिवार अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, सेटल हो सकता है, उनको काबिल और लायक बना सकता है। और ऐसे परिवारों के साथ जी फोर्स जुड़ा रहता है। अच्छा। जी हाँ, अभी रिसेंटली मैं दिल्ली में 122 बटालियन में गया था, उस दिन किसी काम से ही गए थे, तब देखा था कि एक शादी हो रही है बटालियन में। जी। शादी हो रही है, बेटी रही होगी। यस, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। जी। बिटिया थी, उसके फादर नहीं रहे, जी। तो उन्होंने अप्रोच किया। जी। ठीक है, तो खुले हृदय से यूनिट के सीईओ ने बोला कि आइए हम कराएंगे। एक हमें ध्यान आ रहा है कि मैंने एक दोहा कहा था, कहीं सीआरपीएफ का जवान शहीद हुआ था और बेटियां उसको अपने पिता को कांधा दिया था बेटियों ने। तो मैंने एक दोहा कहा था, हमें लगता है कि सीआरपीएफ के जवानों को हमारे शब्द रंग की ओर से ये दोहा सुनना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा था कि बिटिया के कांधे चढ़ा, बिटिया के कांधे चढ़े, जब शहीद हो बाप, झुक जाता है देश का कंधा अपने आप। वाह, झुक जाता है देश का कंधा अपने आप। एक बहुत प्रेस्टिजियस पुलिस फोर्स, बहुत प्रेस्टिजियस मिलिट्री फोर्स, क्योंकि ये दोनों है तो मैं दोनों नाम ले रहा हूँ, कि बहुत प्रेस्टिजियस हमारे सतपाल रावत जी आईजी साहब हमारे शब्द रंग के स्टूडियो में हैं, और हमारे स्टूडियो में दोबारा आए
तो मैं सतपाल रावत जी का धन्यवाद करता हूँ और सतपाल रावत जी के बहाने सीआरपीएफ को धन्यवाद करता हूँ और सीआरपीएफ के बहाने संपूर्ण पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जिसके अनेक नाम हैं, कोबरा कहिए, रैपिड कहिए, पीएसएफ कहिए, आईटीबीपी कहिए, मैं सारे जवानों को, सारे ऑर्गेनाइजेशन को नमन कर रहा हूँ। आप लोग हैं, आप लोग के कारण हमारा देश है, आप लोग के कारण हम लोग सुरक्षित हैं और आप लोग हमारे शब्द रंग पर लगातार मैं कोशिश करूँगा कि डिफेंस के स्टाफ को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के स्टाफ को हम लगातार बुलाएं, उनसे बात करें। वो जितनी बात बता सके हमारे लिए उतना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत सारा लेयर होता है, बहुत सारा सिस्टम होता है सरकार का, मैं उसको नहीं छेड़ना चाहता। तो सतपाल रावत साहब, दोबारा एक बार फिर आने का वादा करिए। थैंक यू वेरी मच। और आप सब जो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से सादर प्रणाम। जय हिंद। नमस्कार।